हेलो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमने एक नया सिस्टर चैनल शुरू किया है, ऑक्टफॉक्स गोल्डन स्क्रीन, जिसमें वो दुनिया के कुछ सुने, कुछ अनसुने बेहतरीन फिल्में, ड्रामा और सीरीज को एक्सप्लेन करेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप उसे ज़रूर सुनिएगा और अगर आपको उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपका साथ और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में कुछ औरतें अपनी अपनी बेटियों को योशी के घर छोड़ने आती हैं ताकि वे उसकी बेटी माई के साथ खेल सकें। तभी योशी को एहसास होता है कि घर में बच्चों के लिए खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। वो माई से कहती है कि वो स्नैक्स लेने बाजार जा रही है, लेकिन जाने से पहले वो घर के सारे चाकू छुपा देती है, पानी का हीटर बंद कर देती है और बाथटब को भी ढक देती है ताकि शरारत करते हुए बच्चों को चोट न लग जाए। योशी के जाते ही सभी बच्चे घर में लुका छिपी खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद जब योशी वापस घर लौटती है तो देखती है कि घर से सभी बच्चे गायब हो चुके हैं। वो तुरंत पड़ोसियों को इकट्ठा करती है, जिनके बच्चे तो वापस मिल जाते हैं, लेकिन माई का कहीं कोई पता नहीं चलता। ये खबर सुनते ही माई का पिता सुजुकी भी भागा भागा घर पहुंच जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उन्हें भरोसा दिलाता है कि जैसे ही कोई सुराग मिलेगा सबसे पहले उन्हें ही खबर दी जाएगी। थोड़ी देर बाद सुजुकी योशी के लिए चाय लेकर आता है, लेकिन गलती से चाय मेज पर गिर जाती है। लेकिन जब योशी टेबल क्लॉथ को वॉशिंग मशीन में डालने जाती है तो वहाँ अपनी बेटी माई की लाश देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। जिसके बाद कहानी 1 साल बाद से शुरू होती है, जहाँ योशी आज भी अपनी बेटी माई की मौत के गम से बाहर नहीं निकल पाई थी। उसने अपने जैसे दुख झेल चुके लोगों के एक सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। फिर भी वो हर बात के लिए खुद को ही दोष देती रहती थी। उसे लगता था कि अगर उसने पुरानी वॉशिंग मशीन बदल दी होती तो शायद उसकी बेटी आज जिंदा होती। कुछ दिनों बाद सुजुकी की माँ तोशिको उनके घर आती है। वो देखते ही समझ जाती है कि योशी अब भी हकीकत से पूरी तरह कट चुकी है। काफी सोचने के बाद वो उससे कहती है कि शायद उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन पास के एक मंदिर में विशेष अग्नि अनुष्ठान किया जाता है जो लोगों को अपने दुख से उबरने में मदद करता है। अगली सुबह योशी बालकनी में खड़ी उसी मंदिर का पर्चा पढ़ रही होती है। तभी तेज हवा का झोंका उसे उसके हाथों से उड़ाकर ले जाता है। उसे पकड़ते पकड़ते वो अनजाने में एक बाजार तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक इंसान के आकार की गुड़िया पर जाती है, जिसे देखते ही वो जैसे उसकी तरफ खींची चली जाती है। कुछ देर बाद जब सुजुकी घर लौटता है तो योशी उसे मुस्कुराकर स्वागत करती है। उसकी ये बदली हुई खुशी देखकर सुजुकी भी हैरान रह जाता है। जैसे ही सुजुकी मेज पर बैठने वाला होता है, उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ती है, जिसे देख वो चौंक जाता है। योशी उसे बताती है कि पार्क में एक एंटीक मार्केट लगी थी जहाँ से उसने ये गुड़िया खरीदी है। सुजुकी कुछ नहीं कहता, जबकि इसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि पहली बार योशी के चेहरे पर मुस्कान आई थी। अगले दिन योशी उस गुड़िया के नाखून काटती है, उसे अच्छी तरह साफ करती है और उसके बाल भी काटकर नया रूप देती है। मतलब वो उस गुड़िया को ही अपनी बेटी माई मानने लगी है। उसी शाम जब सुजुकी घर लौटता है तो योशी हमेशा की तरह उसका स्वागत करती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ती है वो दंग रह जाता है, क्योंकि अब उसका चेहरा लगभग उनकी बेटी माई जैसा दिखने लगा था। अगले दिन अस्पताल में डॉक्टर सुजुकी को समझाती है कि भले ही योशी का व्यवहार अजीब लग रहा हो, लेकिन इसे डॉल थेरेपी कहा जाता है। वो उसे इंटरनेट पर मौजूद कुछ रिसर्च भी दिखाती है, जिनमें बताया गया था कि खिलौने वाले जानवर अपने पालतू को खो चुके लोगों का दुख कम करने में मदद करते हैं। वहीं असली बच्चों जैसी दिखने वाली गुड़ियां डिमेंशिया के मरीजों की हालत सुधारने में भी कारगर साबित हुई हैं। आखिर में डॉक्टर सुजुकी को सलाह देती है कि फिलहाल वो ज्यादा चिंता न करे, बल्कि अपनी पत्नी का साथ दे। धीरे धीरे वो गुड़िया उनके परिवार का हिस्सा बन जाती है। सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके आने के बाद योशी की तबीयत और उसका स्वभाव दोनों पहले से काफी बेहतर होने लगे थे। सुजुकी भी हर कदम पर उसका साथ देता था। कुछ दिनों बाद योशी अचानक अस्पताल पहुंचकर सुजुकी को सरप्राइज देती है और बताती है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। पहले तो सुजुकी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि योशी माँ बनने वाली है। इसके बाद दोनों अपने नवजात बच्चे के साथ दिखाई देते हैं, जिसका नाम भी वो माई ही रखते हैं। इस दौरान उनका पूरा ध्यान बच्चे पर होता है और वही गुड़िया जो कभी योशी की दुनिया थी उसे वे भूल जाते हैं। वक्त बीतता है और छोटी माई अब थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है। वहीं वो गुड़िया अब बाकी खिलौनों के बीच यूं ही पड़ी रहती है। एक दिन माई लगातार रोए जा रही होती है। योशी उसे लाख कोशिशों के बाद भी चुप नहीं करा पाती। आखिर में वो उसी गुड़िया को माई के पालने में उसके पास रख देती है। जैसे ही योशी कमरे से बाहर आती है, तभी अचानक छोटी माई रोने लगती है। दोनों दौड़कर कमरे में पहुंचती हैं। तोशिको तुरंत गुड़िया को उठा लेती है, जबकि योशी माई को अपनी गोद में ले लेती है। लेकिन तभी तोशिको की नजर माई की गर्दन पर कसकर लिपटे बालों पर पड़ती है। रात को जब सुजुकी घर वापस आता है तो योशी उसे सारी बात बताती
जाती है। सुजुकी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस गुड़िया को वापस रखने जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि उस गुड़िया के बक्से पर कई सारे मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर कर उस गुड़िया को दोबारा उसके डिब्बे में बंद करके अलमारी के अंदर रख देता है। जिसके बाद देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन योशी स्कूल से माई को घर लेकर लौटती है, तभी माई के हाथ से कुछ कंचे गिर जाते हैं। तभी एक कंचा लुढ़कते हुए अलमारी के अंदर चला जाता है। माई उसे उठाने के लिए अलमारी में घुसती है और आखिरकार कंचा ढूंढ लेती है, लेकिन तभी अचानक उसे गुड़िया वाले डिब्बे के अंदर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। माई अलमारी से बाहर आकर अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो आया के साथ खेल सकती है। उसकी नजर माई के हाथ में उसी गुड़िया पर पड़ती है। वो पूछती है तो इस गुड़िया का नाम आया है और माई मुस्कुराते हुए सिर हिला देती है। योशी प्यार से गुड़िया के सिर पर हाथ फेरती है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके बालों पर पड़ती है, जो पहले से कहीं ज्यादा लंबे हो चुके थे। ये देखकर वो चौंक जाती है। सुजुकी उसे समझाता है कि पुराने जापानी गुड़ियों में असली इंसानी बाल लगाए जाते थे, इसलिए लोग मानते हैं कि उनके बाल आज भी बढ़ते रहते हैं। जब योशी उसके नाखूनों के बारे में पूछती है तो वो बस इतना कहता है, कौन जाने। अगले दिन सफाई करते समय योशी को वैक्यूम क्लीनर में लंबे लंबे बाल मिलते हैं। तभी वो माई को आया से बातें करते हुए सुन लेती है। माई कह रही होती है कि मम्मी कभी कभी बहुत डरावनी लगती हैं, लेकिन ज्यादातर वो बहुत अच्छी हैं। जब योशी उनसे पूछती है कि क्या बातें हो रही हैं, तो माई मुस्कुरा कर कहती है, ये एक सीक्रेट है। उसी रात माई अपने पेरेंट्स के बिस्तर पर आ जाती है और योशी से कहती है कि आया ने उसे चोट पहुंचाई है। योशी हैरानी से पूछती है कि आया ऐसा क्यों करेगी। तब माई बताती है कि आया कहती है उसे जलन होती है और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस घर में सिर्फ माई ही सबकी प्यारी है। अगले दिन माई की एक दोस्त रीना उसके घर खेलने आती है। कुछ देर बाद रीना रोते हुए कमरे से बाहर निकलती है। उसके पीछे पीछे माई भी आती है। रीना के हाथ पर दांत के निशान देखकर योशी गुस्से में माई से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन माई बार बार यही कहती है कि उसने नहीं बल्कि आया ने रीना को काटा है। योशी उसकी बात को झूठ समझती है और उसे रीना से माफी मांगने के लिए कहती है, मगर माई रोते हुए बार बार यही दोहराती रहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। तभी रीना की माँ बीच में आकर कहती है कि बात इतनी भी बड़ी नहीं है। उनके जाने के बाद माई आया को लेकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि वो दोनों योशी से माफी मांगना चाहते हैं। ये सुनकर योशी कहती है कि कल किंडरगार्टन में जाकर रीना से माफी मांग लेना। थोड़ी देर बाद माई योशी से लुका छिपी खेलने की जिद करती है, लेकिन योशी उसे याद दिलाती है कि उन्होंने ये खेल हमेशा के लिए छोड़ देने का वादा किया था। असल में वो उस हादसे को नहीं भूल पाई थी। योशी उसे ज्यादा शोर न करने के लिए कहता है और उसके पीछे कमरे में पहुंचती है। वहां माई के सिर पर कागज का थैला चढ़ा हुआ होता है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि माई की पुरानी तस्वीरों पर किसी ने उसके चेहरे पर क्रेयॉन से लकीरें बना दी थीं। जैसे ही वो उस थैले को हटाती है, उसके नीचे माई नहीं बल्कि वही गुड़िया दिखाई देती है। तभी असली माई कमरे में आती है। गुस्से में योशी उसे पकड़कर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन माई फिर वही कहती है कि ये सब आया ने किया है। अगले दिन किंडरगार्टन में माई की टीचर योशी को बताती है कि इस उम्र के बच्चे अक्सर अपनी कल्पनाओं को सच मानकर कहानियां बनाते हैं। ये कहकर टीचर उसे माई की बनाई हुई कुछ ड्राइंग्स दिखाती है, जिसमें एक माँ और उसकी बेटी फांसी लगाई हुई थी। वो बताती है कि जब उसने माई से पूछा था कि उसने ये तस्वीरें क्यों बनाई हैं, तो माई ने सिर्फ इतना कहा था, आया ने मुझे ऐसा करने को कहा था। फिर टीचर पूछती है कि आखिर ये आया कौन है, लेकिन योशी चुपचाप खड़ी रह जाती है। उसी रात माई फिर से उनके बिस्तर पर आकर योशी के पास लेट जाती है। योशी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जैसे ही वो लाइट जलाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ माई की जगह आया लेटी हुई दिखाई देती है। अगली सुबह योशी उस गुड़िया को कूड़े के एक बड़े बैग में डालकर बाकी कूड़े के नीचे छुपा देती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे घर के अंदर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि शायद सुजुकी लौट आया है, मगर अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो गुड़िया फिर से घर के अंदर रखी हुई थी। गुस्से से पागल हुई योशी उसे उठाकर जोर जोर से पीटने लगती है और बार बार उसके सिर पर वार करती रहती है, लेकिन असल में वो गुड़िया वहाँ थी ही नहीं, बल्कि माई के कमरे में रखी थी। तभी योशी देखती है कि उसने गुड़िया को नहीं बल्कि अपनी ही बेटी माई पर वार किया है, लेकिन तभी वो घबराकर नींद से जाग उठती है। मतलब ये सिर्फ उसका एक भयानक सपना था, लेकिन इससे वो गुड़िया उसे बताना चाहती थी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उस सपने को सच भी कर सकती है। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। घर से बाहर निकलते ही योशी देखती है कि वही गुड़िया दरवाजे के बाहर रखी हुई है और उस पर एक पर्ची लगी होती है, जिसमें लिखा था कि बड़े कचरे को सही तरीके से अलग करके फेंका करो। योशी की नजर सड़क किनारे खड़ी कचरा उठाने वाली गाड़ी पर जाती है और वो तुरंत भागकर उस गुड़िया को सफाई कर्मचारी को दे देती है। योशी राहत की सांस लेते हुए घर लौट आती है, लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजने लगती है। घबराकर योशी बाहर आकर देखती है कि कचरे वाली गाड़ी के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं।
क्योंकि वही सफाई कर्मचारी ट्रक के क्रशर में बुरी तरह फंसा हुआ था। तभी डरी हुई योशी के सामने अचानक माई आ जाती है, जिसके हाथों में वही गुड़िया थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप घर के अंदर चली जाती है, जबकि योशी वहीं खड़ी सब कुछ देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। उस रात योशी सुजुकी को बेबी मॉनिटर दिखाती है और कहती है कि वो मनहूस गुड़िया उससे बातें करती है। सुजुकी मॉनिटर की आवाज तेज करके ध्यान से सुनता है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ माई की आवाज ही सुनाई देती है। अगले दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। माई कहती है कि आया उसके साथ खेलना चाहती है, लेकिन जैसे ही योशी कमरे से बाहर जाती है तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो पलट कर देखती है तो माई बाहर खड़ी होती है, लेकिन अगले ही पल भाग जाती है। तभी घर के अंदर से एक छोटा सा साया तेजी से उसके सामने से गुजर जाता है। खिलखिलाने की आवाज सुनकर वो एक कमरे तक पहुंचती है। जैसे ही वो बिस्तर के पास जाकर चादर उठाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई नीचे हो। वो तुरंत बिस्तर के नीचे झांकती है, लेकिन तभी कोई उसके पीछे से बिस्तर पर कूदता है। लेकिन तभी पीछे पड़ी चादर अपने आप एक बच्चे का आकार ले लेती है और बिस्तर से छलांग लगाकर कमरे से बाहर दौड़ जाती है। योशी बाहर आकर देखती है कि वो चादर कपड़े धोने वाले कमरे के सामने पड़ी हुई है, जहां उसकी नजर वॉशिंग मशीन पर जाती है, जिसमें से दो हाथ बाहर आते हैं और अगले ही पल अंदर चली जाती है। ये देख वो धीरे धीरे घबराते हुए मशीन के अंदर झांकती है, लेकिन तभी अचानक कोई डरावनी आकृति मशीन से बाहर छलांग लगा देती है। बुरी तरह डरी हुई योशी उसे जोर से फर्श पर पटक देती है, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी माई थी। योशी तुरंत माई को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर सुजुकी को बताते हैं कि माई की चोटें ज्यादा गंभीर नहीं हैं और वो जल्द ठीक हो जाएगी। योशी के जाते ही एक दूसरा डॉक्टर आता है और माई की पीठ पर पड़े खरोंच के निशान सुजुकी को दिखाता है। इसके बाद सुजुकी योशी से कहता है कि उसने उसके आराम के लिए अस्पताल में भर्ती होने का इंतजाम कर दिया है। योशी बार बार कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ और वो ठीक है। सुजुकी बताता है कि उसने माई को अपनी माँ के पास छोड़ दिया है। तभी योशी की नजर अपने ही हाथ पर पड़े निशानों पर जाती है। सुजुकी उसे समझाता है कि उन्हें धीरे धीरे सब ठीक करना होगा। योशी उसकी बात मान जाती है, लेकिन उससे गुजारिश करती है कि वो उस गुड़िया को किसी मंदिर ले जाए, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि पास ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ ऐसी मनहूस चीजों को जलाकर शुद्ध करने की रस्म की जाती है। सुजुकी मंदिर में संपर्क करता है। वहाँ से उससे गुड़िया और उसके डिब्बे की हर तरफ से तस्वीरें भेजने को कहा जाता है और साथ ही ये भी बताया जाता है कि अगली शुद्धिकरण रस्म अगले महीने होगी। तस्वीरें खींचते समय सुजुकी की नजर डिब्बे पर लिखे एक नाम पर जाती है, जिस पर लिखा था उसकी बेटी की गुड़िया रिए कोकिची यासुमोटो। वो ये तस्वीरें मंदिर भेज देता है और यासुमोटो के बारे में खोजबीन करता है। तब उसे पता चलता है कि शुरुआती शोवा काल में यासुमोटो एक मशहूर गुड़िया बनाने वाला कारीगर था। यासुमोटो जापान के निगाता प्रांत के जुमिची गांव में रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम रिए था। उसने अपनी उसी प्यारी बेटी के लिए अपने हाथों से एक खास गुड़िया बनाई थी। रिए उस गुड़िया से इतना प्यार करती थी कि दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। तभी अचानक सुजुकी को मंदिर से कॉल आता है। वो कहता है कि इस गुड़िया का शुद्धिकरण जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा। वो अगले ही दिन खुद आकर गुड़िया ले जाने की बात कहता है और सख्त हिदायत देता है कि उसे डिब्बे से बिल्कुल बाहर न निकाला जाए, क्योंकि ये गुड़िया बेहद खतरनाक है। ये सब सुनकर सुजुकी और भी बेचैन हो जाता है। तभी इंटरनेट पर खोजते खोजते उसे ऑकल्ट रेंजर्स नाम के एक ग्रुप की वीडियो मिलती है, जो कैनेजिमा द्वीप पर मौजूद जिंदा गुड़िया की डरावनी कहानी की जांच करने गए थे। उस कहानी के मुताबिक शोवा काल में रिए रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। अपनी बेटी के गम में उसकी माँ चिएको ये मान बैठी कि रिए की प्यारी गुड़िया में ही उसकी बेटी की आत्मा बस गई है, इसलिए उसने उस गुड़िया को कभी खुद से अलग नहीं होने दिया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और मरने से पहले उसने अपनी आखिरी इच्छा जताई कि उस गुड़िया को भी उसकी ताबूत में उसके साथ दफना दिया जाए। लेकिन काफी तलाश के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और समय खत्म होने पर उन्हें लौटना पड़ता है। लेकिन इन सब घटनाओं और कहानियों को सुनने के बाद भी सुजुकी को यकीन नहीं होता। सुजुकी इंटरनेट पर रिए नाम के बारे में खोजता है और उसे पता चलता है कि इस नाम को आया भी बोला जा सकता है। इसके बाद हम सुजुकी को अपनी माँ के घर जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ तोशिको माई को गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाती है, लेकिन जैसे ही बेडरूम में पहुंचती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि माई तो पहले से ही बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी और उसकी पीठ पर जो बैठा था वो कोई बच्ची नहीं बल्कि वही गुड़िया थी। घबराकर तोशिको तुरंत सुजुकी को फोन करती है और बताती है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो सचमुच जिंदा हो। सुजुकी उसे बताता है कि मंदिर में इस गुड़िया को जलाकर शुद्ध करने की सारी तैयारी हो चुकी है और अगली सुबह वो इसे वहाँ सौंप देंगे। वो अभी गुड़िया लेने आ रहा है। सुजुकी के आने का
इंतजार करते हुए तोशिको को अचानक घर के अंदर से किसी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो भागकर माई के कमरे में पहुंचती है, लेकिन माई अपने बिस्तर से गायब थी। तोशिको बाहर जाकर हर जगह माई को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि माई पुल की रेलिंग पर बैठी हुई है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो माई तक पहुंच पाती, माई अचानक नीचे छलांग लगा देती है। उसी दौरान सुजुकी अपनी माँ के घर पहुंचता है और सरप्राइजिंगली हम वहाँ माई को देखते हैं। उसके हाथ में वही गुड़िया थी और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। कुछ ही देर बाद पुलिस तोशिको को लेकर वहां पहुंचती है। वो बताती है कि उसने पुल की रेलिंग पर बैठी माई को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो माई नहीं थी और तभी अचानक किसी ने उसे जोर से काट लिया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर सुजुकी को उस पुल के पास लगे सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज दिखाता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि माई पुल की रेलिंग पर बैठी थी। जैसे ही तोशिको उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ती है, तभी एक दूसरी छोटी लड़की अचानक दौड़कर उस पर हमला कर देती है। ये देखकर सुजुकी के होश उड़ जाते हैं। बाद में जब वो अपनी माँ के हाथ पर लगी पट्टी बदल रहा होता है, तब उसकी नजर हाथ पर काटने के निशान पर जाती है। ये देखकर वो उन दांतों को माई के दांतों से मैच करता है, लेकिन वे मैच नहीं होते। अगली सुबह तेराशिमा नाम का व्यक्ति उस गुड़िया को लेने पहुंचता है। जाने से पहले वो सुजुकी से कहता है कि शुद्धिकरण की रस्म सुबह 10 बजे शुरू होगी। सुजुकी उस रिचुअल में शामिल होता है जहाँ कई पुजारी ढेर सारी गुड़ियों को अग्नि में समर्पित कर रहे थे। उन्हीं में सफेद कपड़े में लिपटी आया नाम की गुड़िया भी दिखाई देती है। कहते हैं कि लालच बुरी बला है, और ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। रस्म खत्म होने के बाद हमें सच्चाई का पता चलता है। असल में वो गुड़िया एक एंटीक पीस थी जिसे वे अच्छे दाम में बेचना चाहते थे, और यही कारण है कि उन्होंने उसी की तरह दिखने वाले एक और गुड़िया को आया बताकर जला दिए थे। तेराशिमा उसे बेचने के लिए एक दुकान पर ले जाता है, लेकिन अचानक उसे गले में कुछ अटका हुआ महसूस होता है। जैसे ही वो उसे बाहर खींचता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इंसानी बाल था। अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो एस्केलेटर से नीचे लुढ़क जाता है। उसे बहुत गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है, और उसी समय मंदिर के मुख्य पुजारी भी वहां आ पहुंचते हैं। ये सब देखकर सुजुकी हैरान रह जाता है। मुख्य पुजारी शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और कहता है कि ये गुड़िया उनकी समझ और शक्ति से कहीं ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो उसे एक ऐसे विशेषज्ञ के पास भेजेंगे जो सिर्फ ऐसी गुड़ियों के मामलों को संभालता है। सुजुकी तुरंत उस विशेषज्ञ कांडा से संपर्क करता है। कांडा बताता है कि मंदिर से उसे इस गुड़िया की तस्वीर पहले ही फैक्स कर दी गई थी। वो सुजुकी को सख्त हिदायत देता है कि गुड़िया को उसके असली डिब्बे में बंद कर दे और किसी भी हालत में उसे हाथ न लगाए। तभी एक नर्स कमरे में आती है और अनजाने में उस गुड़िया को हाथ में उठाकर उसे खेलने लगती है। सुजुकी घबराकर उसे तुरंत रोकता है और गुड़िया वापस मांग लेता है। तभी उसके मुंह से कुछ बाहर गिरती है। जब सब उसे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक छोटे बच्चे का दांत था। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सुजुकी बिना देर किए उस गुड़िया का सीटी स्कैन करवाता है, लेकिन रिपोर्ट देखकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप उठती है, क्योंकि उस गुड़िया के अंदर किसी असली इंसान की हड्डियों का पूरा ढांचा मौजूद था। वे लोग तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उस गुड़िया को अपनी हिरासत में ले लेती है। तब तक कांडा भी वहां पहुंच चुका था। पुलिस की गाड़ी निकलने के बाद कांडा कहता है कि वो सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता है कि गुड़िया सुरक्षित लैब तक पहुंच जाए, इसलिए वो सुजुकी और योशी के साथ उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। रास्ते में कांडा उन्हें वही तस्वीर दिखाता है जो मंदिर के पुजारी ने उसे फैक्स की थी। उधर पुलिस अफसर कांडा की दी हुई तस्वीर को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस तस्वीर में गुड़िया का चेहरा बदलकर एक डरावने राक्षस जैसा दिखाई दे रहा था, जिसे देख वो चौंक जाता है। और इसी बीच उसकी कार एक सुरंग में दाखिल होती है, जबकि सुजुकी और बाकी लोग बाहर ही रुक जाते हैं। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच वही गुड़िया खड़ी दिखाई देती है। वो जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक देता है और बाहर निकलकर गाड़ी के नीचे देखने लगता है, जहाँ उसे एक छोटी बच्ची दिखती है, जिसे देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी बीच सुजुकी, योशी और कांडा भी सुरंग के अंदर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि पुलिस अफसर अपनी गाड़ी के पास जमीन पर बैठा रो रहा है। कांडा बिना देर किए शुद्धिकरण की रस्म शुरू कर देता है और सावधानी से उस गुड़िया को डिब्बे के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद वो उन्हें हारू नाम के एक गुड़िया संग्राहक से मिलाने ले जाता है। हारू उन्हें बताता है कि जब वो जवान था तब निगाता के एक छोटे से गांव की पुलिस चौकी में काम करता था। एक दिन कोकिची यासुमोटो वहां आकर आत्मसमर्पण कर देता है। उसने बताया कि उसकी बेटी रिये लापता नहीं हुई है। रिये जन्म से ही बहुत कमजोर थी। उसकी माँ चिएको अपनी बेटी का दुख सह नहीं पाई और एक दिन उसने उसके साथ मरने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस कोशिश में सिर्फ रिये की मौत हुई, जबकि चिएको बच गई। जब कोकिची वहां पहुंचा तो अपनी पत्नी के अपराध को छिपाने के लिए उसने एक ऐसा खौफनाक काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने रिये के शरीर को उबलते हुए पानी में डाल दिया, जिससे सिर्फ उसके बाल और हड्डियां बची। अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे डरावनी गुड़िया बना डाली। बाद में अपनी पत्नी चिएको की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए
उस गुड़िया को उसके ताबूत में रखकर कनाजिमा द्वीप पर दफना दिया गया था। इस सच का पता लगाने के लिए वो खुद उस द्वीप पर गया था। काफी तलाश के बाद उसे कब्र भी मिल गई, लेकिन जब उसने उसे खोला तो अंदर सिर्फ चिएको के अवशेष थे। गुड़िया वहां नहीं थी। कांडा बताता है कि उस समय कोकिची यासुमोटो की बनाई हुई गुड़ियां बहुत महंगी कीमत पर बिक रही थीं, इसलिए किसी लालची इंसान ने कब्र खोदकर उस गुड़िया को चुरा लिया होगा। इसके बाद वे वहां से बाहर आते हैं, जहां कांडा कहता है कि अब उन्हें उस मनहूस गुड़िया को उसकी माँ के पास वापस पहुंचाना होगा, जिससे वो रूह शांत हो जाएगी। उसी रात तीनों द्वीप के पास एक होटल में रुकते हैं। वहां कांडा एक रिचुअल शुरू करता है। जैसे ही वो गुड़िया का डिब्बा खोलता है, उसमें से सड़ी हुई लाश जैसी बेहद भयानक बदबू फैलने लगती है। वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है और सामने रखे नक्शे के ऊपर लटका हुआ प्लम्ब बॉब अपने आप झूलने लगता है और उसकी मदद से वे उस कब्र का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगता है, चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं और एक भारी मेज सीधे उस डिब्बे के ऊपर आ गिरती है। सुजुकी लाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तभी पूरे कमरे में किसी के तेजी से दौड़ने जैसी कदमों की आवाज गूंजने लगती है। योशी किसी तरह कैमरा ढूंढकर फोटो खींचने लगती है। अंधेरे के बीच हर फ्लैश की रोशनी में एक डरावनी और विकृत आकृति पल भर के लिए दिखाई देने लगती है। वो लगातार तस्वीरें खींचती रहती है और हर फ्लैश के साथ उस रहस्यमयी साये की जगह साफ होती जाती है। काफी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार सुजुकी किसी तरह उस भयानक एंटिटी को एक बैग के अंदर कैद करने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही पल बाद कमरे की लाइट वापस आ जाती है और वो गुड़िया आखिरकार शांत हो जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि इसी अफरा तफरी में कांडा के पैर में चोट लग गई है, मतलब अब वो उनके साथ उस आइलैंड पर नहीं जा सकता। अगली सुबह कांडा सुजुकी को एक मेटल डिटेक्टर देता है और समझाता है कि पुराने समय में ताबूत के साथ 6 सिक्के दफनाए जाते थे, इसलिए जहां ये मशीन आवाज करेगी वहीं ताबूत मौजूद होना चाहिए। सुजुकी और योशी उस मशीन की मदद से द्वीप पर छिपा हुआ ताबूत ढूंढ निकालते हैं। अंदर उन्हें चिएको का सड़ा हुआ शव दिखाई देता है। योशी बिना देर किए उस गुड़िया को ताबूत के अंदर फेंक देती है, लेकिन जल्दबाजी में माई की तस्वीर भी उसी के अंदर गिर जाती है। लेकिन योशी अपनी बेटी की तस्वीर वापस लेने के लिए खुद ताबूत के अंदर कूद जाती है। जैसे ही वो तस्वीर उठाने की कोशिश करती है, योशी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो गुड़िया बाहर आकर उस पर हमला कर देती है। डर के मारे योशी ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुड़िया उसकी टांग पकड़ लेती है और उसे वापस नीचे खींचने लगती है। सुजुकी तुरंत योशी के हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है और तुरंत ताबूत का ढक्कन बंद कर देता है, लेकिन तभी योशी के बाल उस गुड़िया की पकड़ में फंस जाते हैं। घबराई हुई योशी माई की फोटो फ्रेम को तोड़ देती है और कांच के टुकड़े से अपने बाल काटकर खुद को छुड़ा लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद सुजुकी, योशी और माई फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीते हुए दिखाई देते हैं। लगभग एक हफ्ते बाद तोशिको और कांडा उनके अपार्टमेंट पहुंचते हैं। घर पहुंचकर तोशिको कांडा को बेबी मॉनिटर की वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें माई उस गुड़िया से बातें कर रही थी। तभी कांडा को माई और गुड़िया के बीच हो रही बातचीत सुनाई देती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि आया की माँ अपनी बेटी से नफरत करती थी और उसे अक्सर पीटा करती थी। ये जानकर कांडा बहुत डर जाता है। वो कहता है कि आया अपनी माँ से नफरत करती है और उन्हें कभी भी उस गुड़िया को वापस उस द्वीप पर नहीं ले जाना चाहिए था। इसके बाद कहानी एक और डरावना सच दिखाती है। हम माई को उसकी दादी की कार में बैठे देखते हैं, जहां वो अपने असली माता पिता को पुकार रही होती है। मतलब सुजुकी और योशी जिसके साथ चल रहे थे वो उनकी बेटी माई नहीं बल्कि खुद आया थी। और इसी डरावने सच के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक दूसरी एक्सप्लेनेशन में जहां डर का बसेरा हो।